So Gay-Lussac law states that under identical condition of temperature and pressure, under identical condition of temperature and pressure, when gaseous reactants chemically combine and form gaseous product, all the volume are simple whole number रेशियो। मतलब जितने भी गैसेस रिएक्टेंट हैं और जितने भी उनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले गैसेस प्रोडक्ट हैं, यदि वो टेम्परेचर और प्रेशर की आइडेंटिकल कंडीशन में होंगे तो गैसेस रिएक्टेंट के वॉल्यूम और गैसेस प्रोडक्ट के वॉल्यूम सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। जैसे देखिए, जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म वाटर वेपर, नॉट वाटर, क्या बना रहे हैं, वाटर वेपर बना रहे हैं। कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि गैसियस रिएक्टेंट से गैसियस प्रोडक्ट बनना चाहिए। लिक्विड प्रोडक्ट या सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखिए, इसको हम बैलेंस करें तो 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। तो गैसियस रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से जब गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं और सारे टेम्परेचर प्रेशर की आइडेंटिकल कंडीशन में है तो ये रेशियो क्या होगा, 2:1:2। ये रेशियो कहां से आया, दैट रेशियो कम्स फ्रॉम देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए यहाँ सिंपल लिक्विड के कॉम्बिनेशन का एल्जेब्रिक वॉल्यूम ऐड नहीं होगा कि मतलब इसके 2 लीटर है और इसका 1 लीटर है तो इसके 3 लीटर बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब गैसेस कंबाइन होकर गैसेस प्रोडक्ट बनाती है तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब जो उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट के प्रोपोर्शनल में आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। मतलब जैसे मैंने इसके 20 लीटर लिए, इसके 10 लीटर लिए तो इसके 20 लीटर बनेंगे। ऐसा नहीं कि 20 और 10 30 हो जाएंगे, नहीं, सिंपल होल नंबर रेशियो में सारे वॉल्यूम्स होंगे और वो रेशियो जो आएगा दैट कम्स फ्रॉम देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उसके कॉम्बिनेशन से आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, देखिए N2 + 3H2 gives 2NH3। तो क्या हो रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल गिव 2 वॉल्यूम ऑफ ammonia। 1 volume of nitrogen combined with 3 volume of hydrogen will give 2 volume of ammonia। तो ये रेशियो क्या हो गया, 1:3:2। मतलब सपोज मैं इसका 10 लीटर ले लूं, 10 लीटर ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 30 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल फॉर्म 20 लीटर ऑफ अमोनिया। जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। कंडीशन, 2 कंडीशन है, ये सारी गैसेस टेम्परेचर प्रेशर की सेम कंडीशन पे होनी चाहिए पहली, और दूसरा गैसेस रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से गैसेस प्रोडक्ट बनने चाहिए। यदि जैसे मैंने ये रिएक्शन लिख दी 2H2 + O2 गिव्स 2H2O और ये H2O लिक्विड है, तो इसका फॉर्मेशन का लॉजिक जो है वो गै-लुसैक लॉ से नहीं दे सकता, क्योंकि गैसेस रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से आपका गैसेस प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, लिक्विड प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, लिक्विड प्रोडक्ट बन रहा है। आया समझ में? So this is known as Gay-Lussac law and this is applicable for gases।
इसके लिए एप्लीकेबल है जब भी आपकी रिएक्शन गैसेस फेज में होंगी तब ये लॉ एप्लीकेबल होगा. सो दैट इज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. यस बोलिए. हाँ मतलब ये हमने गैलुसैक लॉ से लिखा ना. ये देखो स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन क्या हो रही है. वन ये 3 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2 है. तो वॉल्यूम किस रेशियो में होगा 1:3:2. मतलब जैसे देखो इसका 1 लीटर लिया है, इसके 3 लीटर लिए तो इसके 2 लीटर बनेंगे. इसके 10 लीटर लिए इसके 30 लीटर लेने पड़ेंगे और इसके 20 लीटर बनेंगे. आया समझ में. मतलब वॉल्यूम जो होगा वो प्रोपोर्शन होगा. जैसा वॉल्यूम लूंगा, जैसे यहाँ मैंने 100 लीटर लिया तो इसके 300 लीटर लेने पड़ेंगे और इसके 200 लीटर बनेंगे. सिंपल. ऐसा नहीं होता कि जैसे हम मिल्क या जैसे कोई भी 2 लिक्विड को मिक्स कर देते हैं. जैसे मैंने क्या लिया कि 5 लीटर पानी लिया और उसके अंदर 1 लीटर मिल्क मिला दिया तो टोटल वॉल्यूम 6 लीटर हो गया. गैसेस कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है. उसमें प्रोपोर्शनलिटी ये स्टोइकियोमेट्री जो इनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जो स्टोइकियोमेट्री होती है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा. आया समझ में. इज इट क्लियर. ठीक है. सो दीज आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. क्लियर. सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन. आज मैं वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं तो मैं आपको ओके. सो we will discuss Dalton's atomic theory, atomic mass and molecular mass. Now, Dalton was the first scientist that gives information about an atom. That's why Dalton's theory is named as Dalton's atomic theory. So, as we know that atom is what? Atom is the smallest particle of an atom. Smallest particle. Atom is the smallest particle of a matter, of an element, which can't be exist in a free state and which is responsible for each and every kind of chemical change. तो ये जो एटम के बारे में ये जो इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रपोज करी थी वो किसने करी थी? डाल्टन. और उसने एटम के बारे में कुछ और भी प्रॉपर्टीज और कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे. एंड दीज प्रॉपर्टीज एंड दीज पॉइंट्स आर नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. क्या बोलते हैं? इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. So Dalton was the first scientist which gives an information about the atom. ठीक है. तो चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इस थ्योरी का सबसे पहला जो पॉइंट है या जो सबसे पहला पॉस्टुलेट है वो क्या है? एटम is smallest particle of matter which cannot be exist in free state and responsible for every chemical. एटम जो है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है और जो ईच एंड एवरी काइंड ऑफ केमिकल चेंज के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल. सेकेंड पॉइंट जो उसने बोला
atom is so small that it cannot be further subdivided. जैसे जो हमने पहला पॉइंट बोला वो यही है कि स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट जो बोला स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो उसने एक चीज ये भी बोली कि एटम इतना स्मॉल है कि इसको हम फर्दर और स्मॉलर पार्ट में या उसको और सब डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम इज अनडिविजिबल। एटम क्या है, अनडिविजिबल है, एटम को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। Is it clear? नेक्स्ट पॉइंट उसने बताया एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element are identical in all respect, but atoms of different elements are different. एक ही, जैसा हमने बताया था कि एलिमेंट क्या है, प्योर काइंड ऑफ सब्सटेंस। तो एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल एंड दीज सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर व्हाट, एटम्स। तो एलिमेंट इज मेड अप फ्रॉम एटम्स। तो एक ही एलिमेंट में जो एटम्स प्रेजेंट है वो सारे एटम्स सेम टाइप के होते हैं, सेम प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं। सो दे आर सेम और दे आर आइडेंटिकल इन ऑल द रेस्पेक्ट। उनकी प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में बात कर लो, उनकी मास के बारे में बात कर लो, उनके वॉल्यूम के बारे में बात कर लो, उनकी डेंसिटी के बारे में बात कर लो, उनके कलर के बारे में बात कर लो, ठीक है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल द रेस्पेक्ट, बट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। जैसा हमारा एलिमेंट सोडियम है, तो सोडियम, जितने भी सोडियम एटम्स होंगे सारे आइडेंटिकल होंगे, बट हमारे पास दो एलिमेंट है, वन सोडियम एंड अनदर वन इज मैग्नीशियम। तो सोडियम और मैग्नीशियम एलिमेंट्स जो होंगे उनके एटम्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, डिफरेंट। इज इट क्लियर? ये 3 पॉइंट्स क्लियर है, समझ में आए? इज देयर एनी डाउट इन दीज पोस्टुलेट्स? दीज पॉइंट्स आर नोन एज पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब देखिए 2 पॉइंट और है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Chemical change, atoms neither be created nor be destroyed. मतलब जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, उस केमिकल चेंज के लिए क्या कौन रेस्पॉन्सिबल होंगे? एटम्स रेस्पॉन्सिबल होंगे, बट वही एटम्स रेस्पॉन्सिबल होंगे जो उस केमिकल चेंज में प्रेजेंट हैं। एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे, एटम्स बनाएंगे, फिर उन एटम्स के रिकॉम्बिनेशन से वापस न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। ना ही कोई एग्जिस्टिंग एटम डिसअपियर होगा और ना ही कोई नया एटम अपीयर हो जाएगा ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये जो पॉइंट है, इट गिव्स अ थ्योरेटिकल प्रूफ फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ये जो पॉइंट्स थे वो प्योरली थ्योरेटिकल थे। क्या थे? प्योरली थ्योरेटिकल थे। तो ये जो 4th पॉइंट है डाल्टन का, ये जो 4th पॉइंट है, इट गिव्स अ थ्योरेटिकल प्रूफ फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच इज अ लॉ, वन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर? तो जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो एग्जिस्टिंग एटम ही क्या करेंगे, पहले ब्रेक, एग्जिस्टिंग एटम जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो पहले ब्रेक डाउन होंगे और फिर वो वापस दूसरे। सो एज वी डिस्कस दैट atom is the smallest particle of matter which cannot be exist in a free state
and responsible for each and every kind of chemical chain. तो एटम इतना स्मॉलेस्ट है, इतना छोटा है कि उसका एब्सोल्यूट मास कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। क्या है? यू कैन नॉट बी कैलकुलेट एब्सोल्यूट मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। देखिए सिंपली हम एटॉमिक मास को बोले कि एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एटम एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है वो क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास। सिंपलेस्ट यदि डेफिनेशन बोले एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये हुई। लेकिन एटम इतना स्मॉलेस्ट है कि उसका एब्सोल्यूट मास मेजर करना किसी भी एपरेटस से या किसी भी टेक्निक से पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम कैसे मास कैलकुलेट करेंगे? सो वी कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिवली एंड दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम अब तक जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पढ़ते आ रहे हैं वो एटॉमिक मासेस बेसिकली क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मासेस। दे आर नॉट एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। वो क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के रेफरेंस में हमने क्या किया है? बाकी एलिमेंट्स के एटम्स का मास मेजर किया है। जैसे आप नॉर्मली फिजिकल बैलेंस में कैसे करते हैं, तराजू में कैसे करते हैं? एक तरफ नोन मास ले लेते हैं 1 kg, 2 kg, 5 kg, 20 kg, और उस दूसरी तरफ अननोन मास जिसका मास कैलकुलेट करना होता है वो सब्सटेंस रख देते हैं। जैसे ही आपका पॉइंटर जो बीच का पॉइंटर होता है जैसे वो सेंटर में आ जाता है हम बोल देते हैं कि दोनों मासेस इक्वल हो गए। तो सेम वैसा ही मेजरमेंट एटम एलिमेंट के एटम का रहता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? किसी एक एलिमेंट को रेफरेंस एलिमेंट के फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं। मतलब वी आर चूजिंग अ रेफरेंस एलिमेंट, उस एटम इज टेकन एज अ रेफरेंस एटम, और उस रेफरेंस एटम का मास पहले से नोन रहता है, और उस रेफरेंस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में बाकी एलिमेंट्स के एटम्स का मासेस क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। सो दैट्स व्हाई दैट एटॉमिक मास इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम किसी भी एलिमेंट के एटम का मास जो है वो रिलेटिवली कैलकुलेट करते हैं, एंड फॉर दैट वी आर चूजिंग कार्बन 12 एज अ रेफरेंस एलिमेंट। Why we are choosing a carbon 12? अब पहला क्वेश्चन आता है कि भाई कार्बन 12 ही क्यों सेलेक्ट किया? कार्बन 12 क्या है? वन ऑफ द आइसोटॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, कार्बन 13, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। कार्बन 12 इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इस एलिमेंट की जो अर्थ क्रस्ट में अबंडेंसेस होती है, अबंडेंस यानी अवेलेबिलिटी, प्रेजेंस, वो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए हम कार्बन 12 को एज ए रेफरेंस एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के एटम का मास कार्बन 12 के एक एटम के मास के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, और मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना होता है? 12.001 U। U क्या है? ये U होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि हमने क्या किया, कार्बन 12 का जो एक एटम है हम उसके क्या कर लेते हैं? 12 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 12 इक्वल पार्ट्स। 12 इक्वल पार्ट्स करने का लॉजिक क्या है कि एक पार्ट का वेट कितना, मास कितना हो जाएगा? 1 AMU। 1 AMU क्या होता है? दैट इज नोन एज 1 एटॉमिक मास यूनिट, एंड दैट इज स्मॉलेस्ट, ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटॉमिक मास, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12.001, इसका 1/12 करेंगे तो 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, दैट इज नोन एज 1 U या 1 AMU, और ग्राम में इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 kg। इतनी स्मॉलर वैल्यू होती है इसकी, 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 kg। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास है वो 1 AMU के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं? 1 AMU। हम क्या करते हैं, कार्बन 12 के एक एटम
के 12th पार्ट का मास कैलकुलेट कर लिया विच इज नोन एज 1 AMU। अब 1 AMU को हम डिनोमिनेटर में प्लेस कर देते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, एक तरफ हमने सिंपल सा एक लॉजिक क्या लिया, एक तराजू ली, तराजू के एक तरफ हमने कार्बन 12 के एक एटम के 12th पार्ट को एक साइड रख दिया। अब दूसरा एलिमेंट का एटम का मास उसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहा है कि वो उससे कितना हैवियर है, वो मेजर कर रहा है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया आपका, रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास होगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट divided by 1/12 of mass of one atom of C12, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं mass of one atom of an element divided by 1 AMU। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई रिलेटिव एटॉमिक मास। तो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के डिनोमिनेटर में यदि आप 1 प्लेस करें, जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है फॉर एग्जांपल की एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14U। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 14U। 14U का मतलब क्या हुआ, 14 डिवाइड बाय 1 AMU के रेस्पेक्ट में ये 14 टाइम हैवियर है। क्या है, 1 एटॉमिक मास क्या हुआ कि नाइट्रोजन के एक एटम का जो मास है वो 1 AMU के रेस्पेक्ट में क्या है, 14 ग्राम है, 14 टाइम्स हैवियर है। क्या है, 14 टाइम्स हैवियर। तो डिनोमिनेटर में आप 1 प्लेस करें या नहीं करें चलेगा, 14/1 लिखो या 14 लिखो, एक ही बात है। तो किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास होता है वो क्या होता है, एक रिलेटिव एंटिटी होती है, दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। इज इट क्लियर? आया समझ में व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? एनीवन? किसी को कोई डाउट हो? त्रिषा, मैत्री, मोहम्मद? एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास समझ में आया क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1 AMU। और 1 AMU जो होता है वो एटॉमिक मास की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। 1 AMU क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, और उसकी ग्राम में जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम और 1.66 × 10⁻⁻27 kg। ये AMU की वैल्यू होती है। तो हम जो एलिमेंट के एटॉमिक मासेस पढ़ते हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे मैं कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस यहां आपको डिस्कस कर रहा हूं। एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर और उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, उस एलिमेंट के एक एटम का मास है। इसका मास है एक एटम का मास विद रेस्पेक्ट टू 1 AMU। तो देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया, 1U। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इसके एक एटम का एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 4U। फिर लिथियम 7U, बेरिलियम 9U, बोरॉन 11U, कार्बन 12U, नाइट्रोजन 14U। समझ में आया यहां तक? ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर है 8, 9, नेक्स्ट 10, देन 11, देन 12, देन 13, देन 14। तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? 16U, फिर 19U, देन 20U, सोडियम का होगा 23U, मैग्नीशियम का होगा 24U, 27U, 28U। रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा यू में, AMU में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आपके एलिमेंट्स आए सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इसका हो जाएगा 31U, 32U, इसका हो गया 35.5U। अभी 35.5 क्यों है, इसका लॉजिक हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। आर्गन 40U, फिर पोटेशियम 39U, फिर कैल्शियम 40U। तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस हमने आपको बताए। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स के भी एटॉमिक मासेस आपको याद रखने हैं, लेकिन उसमें से मैं कुछ स्पेसिफिक आपको बता देता हूं कि आपको याद रखने हैं। जैसे आयरन, ठीक है, आयरन का एटॉमिक मास होता है 56U। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 26 है। फिर कॉपर एटॉमिक नंबर 29, 63.5U। फिर जिंक 30, इसका होता है 65U। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस मैंने आपको डिस्कस किए, और ये सारे एटॉमिक मासेस क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास का पहला टाइप था विच इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास को हम फर्दर दो और कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक आता है एवरेज एटॉमिक मास और दूसरा आता है ग्राम एटॉमिक मास। क्या आता है? एवरेज एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। तो पहला है ग्राम एटॉमिक मास। When atomic mass of an element expressed in gram is called ग्राम एटॉमिक मास। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, मैंने इसको मैं एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहा हूं। जैसे देखिए, मैंने बोला कि मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, मैंने क्या बोला? 23U। क्या बोला? मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम इज 23U। लेकिन मुझे कैलकुलेट करना है मास ऑफ एनी एटम्स ऑफ सोडियम। हाउ मच एटम्स? एनी एटम्स ऑफ सोडियम। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। तो यही मास जब आपका ग्राम में आएगा तो वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। और जब भी आप किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ग्राम में रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब हुआ कि आपने उसके एन एटम्स का मास कंसीडर किया है। कितने एटम्स का? एन एटम्स का मास कंसीडर किया। यदि आप एक एटम ले रहे हैं तो उस एक एटम का मास तो हमेशा AMU में रहेगा। किसमें रहेगा? AMU में। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा, फाइंड द मास ऑफ वन एटम ऑफ कॉपर, तो कैसे लिखेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कॉपर या तो हो गया 63.5U। ये तो U के अंदर इसकी वैल्यू आ गई, और यदि इसकी वैल्यू आपको ग्राम में चाहिए तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कॉपर
की वैल्यू आपको यू में चाहिए, ग्राम में चाहिए, तो 63.5 डिवाइडेड बाय Na ग्राम। डिवाइड बाय Na क्यों किया? क्योंकि Na एटम्स का मास कितना है? 63.5 ग्राम। एक एटम का मास है 63.5 यू, लेकिन Na एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 63.5 ग्राम। कितना हो जाएगा? 63.5 ग्राम। इज इट क्लियर? आया समझ में ये पॉइंट? ग्राम एटॉमिक मास। देखिए, हाँ, कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन होने वाला है, इसीलिए मैं इस चीज को पहले ही क्लियर आउट कर रहा हूँ। देखिए, मैंने एलिमेंट का एटॉमिक मास यदि ग्राम में लिख दिया, जैसे आप जनरली हम मोल कंसेप्ट में आपने 9th स्टैंडर्ड में कैलकुलेशंस करी है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना लिखते हैं? 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम क्या लिखते हैं? 16 ग्राम। तो वो ऑक्सीजन के एक एटम का मास नहीं है, वो ऑक्सीजन के Na एटम्स का मास है। जब वो आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो Na एटम्स का मास है, 1 मोल एटम्स का मास है। और जब आप उसको AMU में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो, यदि आपने 16 AMU लिखा तो वो एक एटम का मास हुआ। और उसी एक एटम के मास को यदि मुझे ग्राम में लिखना है, देखो मैंने दो चीजें लिखी, 1 एटम का मास 63.5 यू, और इसको यदि ग्राम में लिखना है तो 63.5 को 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 से मल्टीप्लाई, -24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? वही मास ग्राम में आ जाएगा। देखिए, कॉपर के एक एटम का मास कितना होगा? कॉपर के एक एटम का मास 63.5 यू, और Na एटम्स का मास कितना होगा? 63.5 ग्राम। कितना होगा? 63.5 ग्राम, क्योंकि ये Na एटम्स का मास है। इज इट क्लियर? देखिए, मैंने क्या बोला कि ये जो AMU में मास आया, इस AMU में मास को यदि मुझे ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो जो AMU में मास आया उसको 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो क्या करो, 63.5 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, ये एक एटम का मास ग्राम में आ जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू ग्राम में आ जाएगी। या फिर कैसे कैलकुलेट कर लो, 63.5 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इसको जो वैल्यू निकालोगे और ये जो वैल्यू निकालोगे, ये दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो ये क्या है, पहले मास AMU में जो दे रखा था उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही मास जब मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूंगा तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो यहाँ जो कोरिलेशन करना है वो क्या है कि मैंने कॉपर के लिए लिखा वैल्यू 63.5 यू, तो ये समझना है कि ये एक एटम का मास है, और मैंने लिखा 63.5 ग्राम, तो ये Na एटम्स का मास है, 1 मोल एटम्स का मास। समझ में आया ये पॉइंट? और यदि मुझे एक एटम का मास यू में नहीं लिखना है, मुझे एक एटम का मास ग्राम में लिखना है, तो दो तरीके मैंने बताए। पहला तरीका कि ये मास जो AMU में लिखा हुआ है उसको 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट कर दो, या फिर ये जो Na एटम्स का मास ग्राम में आया है
या फिर ये जो Na एटम्स का मास ग्राम में आया है उसको Na से डिवाइड करो। दोनों तरीके से जो वैल्यू आएगी सेम ही आने वाली है। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आपको एटॉमिक मास किसका पूछा है, और यदि मोल कंसेप्ट में जब हम एटॉमिक मास की वैल्यू रख रहे हैं तो मोल कंसेप्ट में एटॉमिक मास की वैल्यू जो हम रख रहे हैं वो 1 मोल एटम्स की रख रहे हैं। किसकी रख रहे हैं? सिंगल एटम की नहीं रख रहे हैं, 1 मोल एटम्स की रख रहे हैं। इज इट क्लियर? ये चीज, ये देखिए बहुत ही माइनर सा चीज है लेकिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई कब यू लेना है, कब ग्राम लेना है। बोल तो दिया कि रिलेटिव एटॉमिक मास यू में मेजर होता है और ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में मेजर होता है। तो कभी तो 63.5 यू ले लेते हैं और कभी 63.5 ग्राम ले लेते हैं। समझ में नहीं आता कब कौन सा लेना है। तो ये चीज क्लियर आउट हो जानी चाहिए कि एक एटम का मास है तो यू में लिखा जाएगा, और Na एटम्स का मास है मतलब 1 मोल एटम का मास है तो वो ग्राम में लिखा जाएगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। यदि आपको एक एटम का मास ग्राम में कैलकुलेट करना है तो मैंने दो तरीके बताए कि उसके एक एटम का मास जो AMU में है उसको 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो तो मास ग्राम में आ जाएगा उसका। और यदि आपको Na एटम का मास जो उसका एटॉमिक मास दे रखा है उसको डिवाइड कर दो Na से, एवोगाड्रो नंबर से, तब भी आपको एक एटम का मास मिल जाएगा। इज इट क्लियर? Next, third type of atomic mass is average atomic mass. तीसरा जो है वो क्या टाइप है? एवरेज एटॉमिक मास। तो क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास और किन के लिए डिफाइन होता है? एवरेज एटॉमिक मास इज डिफाइंड फॉर दोज एलिमेंट व्हिच हैव आइसोटॉप्स। वो एलिमेंट जिनके आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। क्या डिफाइन करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस इनटू